तो इस प्रश्न में आपको बताना है मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और अभी इन्होंने ही मैक्सिकन ओपन 2022 जिसे अकापुल्को खिताब भी कहा जाता है उसमें मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीत लिया। इन्होंने किसको हराया? ब्रिटेन के टेनिस प्लेयर हैं कैमरन नोरी, उनको हराया है। नडाल ने पहली बार ये मैक्सिकन ओपन का खिताब 2005 में जीता था, फिर 2013 में, फिर 2020 में और अब 2022 में, यानी कि ये इनका चौथा खिताब है मैक्सिकन ओपन में। आपको याद होगा 2022 का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहा हूं मैं। क्या आपको पता है उस पर मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? राफेल नडाल ने ही। किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को, जो कि रशिया के हैं। और वुमेन सिंगल का टाइटल ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता था। किसको हराया था? डैनियल कॉलिंस को हराया था, जो कि यूएस की है। अच्छा, एक कप है डेविस कप, ये न्यूज में था। पहले तो ये याद रख लो, डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। किसने जीता था? रशिया ने। और एक प्रश्न हमने और पढ़ा था कि सबसे कम उम्र के एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी 500 विजेता कौन बन गए सबसे कम उम्र के? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे, बताइए पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा पूजा जात्यान। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि ये पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और इसमें पूजा जात्यान, जो कि हरियाणा से हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और ये मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इसके अलावा श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बलियान, इन्होंने मिक्स्ड डबल के इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। बाकी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय तीरंदाजी संघ, इसकी स्थापना होती है 1973 में। वर्तमान में प्रेसिडेंट है अर्जुन मुंडा। चलो, आपको बताना है अर्जुन मुंडा के पास कौन सा मंत्रालय है। तो वन लाइनर में इस प्रश्न में क्या याद रखने वाली बात है? वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई, और सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई पूजा जात्यान, जो कि खुद हरियाणा से हैं। चलो, आप तो ये बताओ खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता ये कहाँ पे हुई थी? सोनीपत हरियाणा में, जिसको जीता भी हरियाणा ने, यानी कि टॉप पे भी हरियाणा था। अच्छा, आप तो ये बताओ कि अभी किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण मिला था? देवेंद्र झाझरिया। इनका संबंध है भाला फेंक से, ये राजस्थान के हैं। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में फ्लैग बियरर ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद थे। और समापन में अवनी लेखरा फ्लैग बियरर रही थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा, वैसे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बात कर लें तो टोटल 5 गोल्ड हमारे पास आए थे। एक जीता था अवनी लखेरा ने, शूटिंग से इनका संबंध है, ये राजस्थान से हैं। पद्मश्री भी मिला अभी इनको। एक सुमित अंतल ने, भाला फेंक से संबंध है। मनीष नरवाल ने, शूटिंग से संबंध है। और बैडमिंटन में 2 जनों ने, एक तो प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, अब बताइए फरवरी 2022 में दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। तो अभी तक टॉप पे कौन थे? टॉप टेनिस प्लेयर कौन थे? सर्बिया के नोवाक जोकोविच। और अब रशिया के डेनियल मेदवेदेव ये आधिकारिक तौर पर दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। डेनियल मेदवेदेव नाम आपने जरूर सुना होगा। 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने हार दिया था, यानी कि उप विजेता रहे थे। विजेता थे राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के? रशिया के हैं। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, बताइए मई 2022 में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ पे होंगे? वियतनाम में। तो 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स ये 12 से लेकर 23 मई 2022 तक होने हैं। कहाँ पे? वियतनाम में। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है, जो हर 2 साल में एक बार होता है। वैसे तो नवंबर 2021 में इसको होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो सका। मोटो क्या है इसका? एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। और इसका शुभंकर यानी कि मैस्कोट क्या है? साओ ला। ये मध्य वियतनाम का एक दुर्लभ स्तनपायी मूल निवासी है। अच्छा, अगर आपसे पूछे 2022 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण है, ये कहाँ पे होगा? पंचकुला हरियाणा में। और 5वां संस्करण ये भी 2022 में होगा, भोपाल मध्य प्रदेश में। वियतनाम की कैपिटल क्या होती है? हनोई। करेंसी है वियतनामीज डोंग। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे, फिर बताइए 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कितने भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीता? 2 ने। अच्छा, ये 73वीं स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ये कहाँ पे हुआ? बुल्गारिया में, जहाँ पे भारतीय दल ने
2 तो गोल्ड और 1 ब्रोंज जीता है। गोल्ड किस किसने जीते? निखत जरीन ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में, 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता और एक नीतू ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी 3 मार्च 2022 को किन 2 टीमों के बीच में रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच शुरू हुआ? तो आंसर होगा रेलवे और जम्मू कश्मीर। अच्छा, रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं। शुरुआत कब होती है? 1934 में। और किसके नाम पे इसका नाम रखा गया था? रणजीत सिंह के नाम पे, जो क्रिकेटर थे। और जो पहला इसका मैच हुआ था वो मद्रास वर्सेस मैसूर, इन दोनों के बीच में हुआ था। और अभी 5000वां मैच ये रेलवे वर्सेस जम्मू कश्मीर के बीच हुआ। अगर पूछे अब तक रणजी में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? वसीम जाफर ने। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? राजेंद्र गोयल ने। और मैं आपको बता दूं 2021 में पूरे 87 सालों में पहली बार इसको रद्द किया गया था कोविड-19 के कारण। अच्छा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये खिताब किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता, कर्नाटक को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी हिमाचल प्रदेश ने। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, वो किसने जीता था? इंडिया ने जीता था, इंग्लैंड को हरा करके। और रणजी की बात है तो एक नाम आपके जहन में जरूर होगा, शकीबुल गनी का। ये बिहार के खिलाड़ी हैं और रणजी में डेब्यू में तीसरा शतक लगाने वाले ये पहले क्रिकेटर भी बने थे। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। बताइए, मार्च 2022 में 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो 12वां आईसीसी महिला वर्ल्ड कप ये अभी 4 मार्च को शुरू हुआ था न्यूजीलैंड में। एक्चुअली में होना तो ये 2021 में था, लेकिन फिर अब कोविड-19 के कारण इसे 2022 में आयोजित किया गया। कहां पे हुआ याद रखना, न्यूजीलैंड में हुआ। पिछली बार ये 2017 में हुआ था। उस समय किसने जीता था इसको? इंग्लैंड ने जीता था और उप विजेता रहा था भारत। अच्छा बताओ, सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बन गई? आंसर होगा भारत। और बताओ, अभी जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं 2022 में, वो कहां पे होंगे? मध्य प्रदेश भोपाल में। और चौथे वाले कहां पे होंगे? पंचकुला हरियाणा में। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। तो बताइए, किसे आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? तो आंसर होगा रुपए। तो आईपीएल 2022 ये इसका 15वां एडिशन है। कहां पे होगा? भारत में होगा। भारत में भी कहां पे? मुंबई और पुणे में होगा। टोटल 10 टीमें खेल रही है इस बार, आपको पता है ना। 2 नई टीमें शामिल हुई हैं। कौन कौन सी? लखनऊ टीम और अहमदाबाद टीम। लखनऊ टीम का नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान कौन है? केएल राहुल। दूसरी है अहमदाबाद टीम, जिसका नाम है गुजरात टाइटंस। मतलब गुजरात टीम ने अपना नाम रखा है गुजरात टाइटंस। कप्तान है हार्दिक पांड्या। और एक चीज याद रखना, 2022 और 2023 के जो आईपीएल होंगे उसका टाइटल स्पॉन्सर तो बनाया था टाटा ग्रुप को। और हम पढ़ रहे हैं 2022 में जो आईपीएल होंगे उसका ऑफिशियल पार्टनर बन गया है रुपए। अच्छा, 2 प्रश्न और याद रखना, करंट अफेयर्स के हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना था चेन्नई सुपर किंग। और मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम बनी थी गुजरात टाइटंस। ये हम 2022 के आईपीएल की बात कर रहे हैं। अगर 2021 के आईपीएल में आप जानोगे, जो कि 14th नंबर के थे, जिसके फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, जीता था चेन्नई सुपर किंग ने। किसको हरा करके? या उपविजेता रहा था कोलकाता नाइट राइडर। उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। 2 तरह की कैप आपको याद रखाई थी, एक तो पर्पल कैप होती है, एक ऑरेंज कैप होती है। पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। पर्पल कैप मिली थी हर्षल पटेल को और ऑरेंज कैप मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर हैं। तो इतना आप यहां से याद रख सकते हैं। अच्छा, अभी तक जितने भी आईपीएल हुए हैं सबसे ज्यादा बार किस टीम ने आईपीएल जीते हैं? मुंबई इंडियंस ने। बाकी रुपे कार्ड से भी प्रश्न बन जाएगा। रुपे कार्ड का निर्माण किसने किया? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी ने भीम और यूपीआई भी बनाया है। और आप जानते हो भीम अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? भूटान बना है। और यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा नेपाल। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो आंसर होगा मिताली राज। तो महिला विश्व कप 2022 जो कहाँ पे हो रहे हैं? न्यूजीलैंड में। और अभी उसमें भारत का पहला मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, जिसे भारत ने जीत लिया है। और उसमें शामिल होने के बाद जो ये मिताली राज है, ये 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पहला सन 2000 में खेला था, फिर 2005 में, फिर 2009 में, फिर 2013 में, फिर 2017 में, अब 2022 में। इस तरह से 6 विश्व कप खेल लिए इन्होंने।
अच्छा, VR वनीता का नाम सुना होगा आपने। ये वो भारतीय महिला बल्लेबाज है जिन्होंने अभी सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। स्मृति मंदाना का नाम बताए, ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता और रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी जीता। उसके अलावा बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी स्मृति मंदाना, और पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी स्मृति मंदाना ही है। शेफाली वर्मा सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी थी ये। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अंशुला राव का नाम, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है अंशुला राव के बारे में। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी ये। और दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम है इलीन ऐश। और निधन से याद आएगा, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का भी निधन हुआ था, उनका नाम है चंद्रा नायडू। नाम याद रखना, ये भी बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 मार्च को, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। उद्देश्य क्या है, समानता को बढ़ावा देना। पहली बार 2014 में मनाया था। थीम क्या है, रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। और समानता से यानी कि इक्वलिटी से आपको एक प्रश्न याद आएगा, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थापित की गई है अभी, जिसकी ऊंचाई है 216 फीट, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति है। अभी आपको याद होगा, अभी संत रामानुजाचार्य जिनकी ये मूर्ति है, उनकी 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया गया, समानता का त्यौहार। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए 46वां यानी कि 46 सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 2 मार्च को। तो याद रखना 2 मार्च को ही हम ये सिविल अकाउंट्स डे के रूप में मनाते हैं। और अभी इसी अवसर पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई बिल प्रणाली को शुरू किया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल सिस्टम, मतलब पेपरलेस सिस्टम करना। मतलब जितने भी बिल होंगे उनका भुगतान ऑनलाइन होगा, जिससे गड़बड़ियां भी कम होंगी और पेपर की बचत भी होंगी। तो सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और पेपरलेस भारत को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया है निर्मला सीतारमण ने। कब, 2 मार्च को। और 2 मार्च को ही क्यों, क्योंकि उस दिन सिविल अकाउंट्स डे, सिविल लेखा दिवस है। कौन से नंबर का है, 46 नंबर का। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। अब बताइए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया, 1 मार्च को। तो हर साल 1 मार्च को दुनिया भर में नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों को सम्मानित करने के लिए इसे मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। बताइए विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाते हैं, 3 मार्च को मनाते हैं। तो बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इसको 2007 में मनाया था। थीम क्या है, टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। बढ़ते आगे। अब बताओ विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, 3 मार्च को। तो पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों के सुंदर और विविध रूपों को मनाने के लिए हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। तो लोगों के दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाने के लिए भारत में हर साल 28 फरवरी को ये नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं, तो सर CV रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए। और इसके लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, थीम क्या रही इसकी, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल साइंस डे। एक वर्ल्ड साइंस डे भी मनाते हैं हम, वो होता है 10 नवंबर को। और ऐसे आपको याद आएगा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस भी होता है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वो कब होता है, 11 फरवरी को होता है। चलिए बताइए अभी हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 फरवरी को। तो दुर्लभ रोग दिवस यानी कि रेयर डिजीज डे, यह हर साल फरवरी के आखिरी दिन को मनाया जाता है। तो ये दिन दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों
और उनके परिवारों के लिए उपचार और चिकित्सा तक पहुंच में सुधार करने के लिए इसको मनाया जाता है। पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था। थीम क्या है? अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। और 4 मार्च को ही क्यों? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में इसे 4 मार्च को मनाते हैं। उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा सिद्धांतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। 2022 में हमने ये 51वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया। थीम क्या रही इसकी? नर्चर योर माइंड्स, डेवलप अ सेफ्टी कल्चर। युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। बताइए विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मोटापे के बारे में जागरूकता फैलाने और इसके उन्मूलन की दिशा में कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये दिल्ली में बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा। ई वेस्ट मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं हो गए, पुराने मोबाइल्स हो गए, फोन्स वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, रिमोट वगैरह, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आती है। और अगर ये खराब हो जाती है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे खोला गया? भोपाल में। वैसे इंटरनेशनल ई वेस्ट डे भी होता है, 14 अक्टूबर को मनाते हैं। अभी ई कैबिनेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे बना? केरल के कोझीकोड में। और भारत का पहला फायर पार्क ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में बना। तो ये सारे पार्क भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी में मुख्यालय खोलने वाली पहली मल्टी कंपनी या मल्टी एजेंसी बन गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापना होती है 15 जुलाई 2014 में और इसी का है ब्रिक्स बैंक, या उसे ही आप न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हो। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में है और इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्रायजो। और अभी इसमें नया मेंबर कौन सा बना था? सबसे लेटेस्ट 4th नंबर का इजिप्ट बना था। एक्चुअली में 2021 में 4 नए देश इसमें शामिल हुए थे। पहले 3 देश हुए थे, यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। और सबसे लास्ट में हुआ था 4था देश इजिप्ट। इसलिए हम कहते हैं सबसे नया मेंबर इसका इजिप्ट ही है। विश्व शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी 9th नंबर का नया मेंबर कौन सा बना? तो आंसर होगा ईरान। ध्यान रखना ये। पढ़ते आगे। फिर बताइए अभी रशिया ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान को तबाह कर दिया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था एंटोनोव 225, जिसे प्यार से मरिया भी कहा जाता था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान था, लेकिन अभी रशिया ने उसको नष्ट कर दिया। ये 84 मीटर तो लंबा था, 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 250 टन माल का परिवहन कर सकता था। अच्छा, एक और नाम आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा, C-17 ग्लोब मास्टर। ये बोइंग ने बनाया है, बोइंग कंपनी ने, यूएसए ने। और भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरलिफ्ट है C-17 ग्लोब मास्टर। और अभी यूक्रेन से भारतीयों को लाने में इसकी मदद ली गई। चलो आप तो ये बताओ, यूक्रेन से जो भारतीयों को हम लेकर के आ रहे हैं उसके लिए कौन सा मिशन चलाया गया है? पढ़ते आगे। बताइए सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है। तो इसकी जो शुरुआत है ये ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फॉर पॉ के सहयोग से की गई है। और अभी मद्रास हाईकोर्ट की जो न्यायमूर्ति हैं, जज हैं डॉक्टर अनीता सुमंता, उन्होंने इसको शुरू किया। और ये जो वैन टाइप है, जहाँ जो हॉस्पिटल की तरह काम करेगा, मतलब चलता फिरता हॉस्पिटल आप कह सकते हो जानवरों के लिए, इसका नाम है हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। तो जो आवारा पशु होते हैं, अगर वो कोई घायल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो ये पता लगने पे उनका उपचार करेंगे वहाँ जा करके। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अभी किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश।
और आपको याद होगा देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहाँ पे खोला जाएगा, मेरठ में। और कर्नाटक ने बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु वॉर रूम शुरू किया था। और एक अमृतसर में भी बीमार पेड़ों के लिए जो एम्बुलेंस शुरू हुई थी उसका नाम क्या है, पुष्पा। और लद्दाख ने अभी अपना स्टेट एनिमल किसे बनाया, स्नो लेपर्ड को। तो याद रखना ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा शहर है वो जो ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है। तो आंसर होगा कोणार्क। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था, कई बार पढ़ा है, कोणार्क सूर्य मंदिर ये 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर है। और अब पूरे कोणार्क शहर को हरित ऊर्जा से चलाने वाला बनाया जा रहा है। तो याद रखना किस शहर को ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित किया जा रहा है, कोणार्क शहर को। ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। मतलब यहां पे जो अब एनर्जी आएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। रिन्यूएबल एनर्जी के अक्षय ऊर्जा के उदाहरण क्या हो गए, सोलर हो गया, विंड हो गया, ये सारे उदाहरण होते हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी के अक्षय ऊर्जा के, जिसे आप ग्रीन एनर्जी भी बोल देते हो, हरित ऊर्जा। कोणार्क मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था, गंग वंश ने। गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव फर्स्ट, उन्होंने करवाया था। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और 10 रुपए का जो आपका करेंसी नोट है उस पर इसी का चित्र अंकित है। अच्छा मुझे बताओ काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। मीनाक्षी मंदिर तो आप जानते ही हो, तमिलनाडु के मदुरै में। और विरूपाक्ष मंदिर आपको मिलेगा हम्पी कर्नाटक में। सबरीमाला मंदिर पूछेंगे तो ये आपको मिलेगा केरल में। चलो बताओ यहाँ पे कौन सा मेला लगता है। और असम में जो कामाख्या देवी का मंदिर है वहां पे कौन सा मेला लगता है। अच्छा वृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, तमिलनाडु में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर भी मैंने आपको बताया, साथ में इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। तो लुफ्थांसा की सहायक कंपनी है ये स्विस एयरलाइन। और अभी ये सौर ईंधन का, सोलर फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। तो मतलब ये केवल उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेगी जितना इसे बनाने में किया गया था, जिससे होगा क्या, विमानन उत्सर्जन यानी कि एमिशन को कम करने में मदद मिलेगी। अच्छा बताइए भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का रखा, 2070 का। और भारत के ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कब का है, 2047 का। तो याद रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कोविड-19 हेतु भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है। तो आंसर होगा कॉर्बेवैक्स टीएम। तो कॉर्बेवैक्स टीएम ये पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसे बनाया है बायोलॉजिकल ई कंपनी ने। ये हैदराबाद की कंपनी है। हमने कहा ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का उपयोग करेगी। 28 दिन में इसकी 2 खुराक लगेगी और 12 से 18 वर्ष के बच्चों को, और अभी सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। आपको याद होगा पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन कौन सी है, ज़ाइकोव डी। ये ट्रिपल डोज वैक्सीन है। किसने बनाई, जाइडस कैडिला ने। और एक प्रश्न हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, डीएनए बेस्ड वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना, तो आंसर होगा भारत। और इसी तरह का एक प्रश्न हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्लांट बेस्ड वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। अगर आपको अभी पता है उसका आंसर क्या है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। बाकी 2 वैक्सीन हमने और पढ़ी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन ये इनएक्टिव वैक्सीन है जिसे बनाया है भारत बायोटेक ने, जिसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और कोविशील्ड एक एक्टिव वैक्सीन है जिसे बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। अच्छा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, और ये भी बताओ कि अभी उन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण मिला, भूषण मिला या पद्मश्री मिला, बताइए। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन को पावर फीड करेगा ये कहाँ पे स्थापित किया गया, आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा ये कहाँ पे लगाया गया है, मध्य प्रदेश के बीना में। ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हिस्सा है और ये रेलवे का पहला है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे भेल की सहायता से स्थापित किया गया है, मतलब एक प्लांट इन्होंने लगाया है मध्य प्रदेश के बीना में, और इसका जो आउटपुट होगा वो जो इसका ट्रैक्शन होता है, मतलब जो तार वगैरह होते हैं डायरेक्ट उसको ये फीड करेगा। अच्छा वैसे आप मुझे बताइए भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड होने का लक्ष्य कब का रखा है, 2023 का।
और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे चलने का लक्ष्य कब का रखा है? 2030 का। अच्छा, भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। और रेलवे कहाँ पे पहली कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? दिल्ली में, दिल्ली के किशनगंज में। अगर पूछा जाए 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, मिलेगा आपको उड़ीसा में। किसने बनवाया था इसको? गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव फर्स्ट ने। 10 रुपए का जो नोट है ना, उस पर इसका चित्र ही अंकित है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। यहाँ से बढ़ते आगे। अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो आंसर होगा माधवीपुरी बुच। तो पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर हैं ये माधवीपुरी बुच, और अभी ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। किनकी जगह ली? अजय त्यागी की जगह ली है, तो इनका नाम याद रखेंगे आप। बाकी ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी कौन है? अलका मित्तल है। अलका से नाम याद आएगा अलका उपाध्याय का, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी। उपाध्याय से नाम याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम, अपने नोबेल किंत्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। बाकी अलका मित्तल में मित्तल से आपको याद आएगा गीता मित्तल का नाम, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी है ये। तो इस तरह से चीज़ों को आप लिंक करके 2-4 नाम आपस में याद रख सकते हो। बाकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी थी धृति बनर्जी, और नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है रेखा मेनन। देखो, सेबी की सरकार ने स्थापना कब की थी? 1988 में, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च हुआ था, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ऐसे याद रख सकते हो। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है माधवीपुरी बुच। बढ़ते आगे। बताइए, अभी विश्व बैंक ने किसे MIGA यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया? आंसर होगा जुनैद कमाल अहमद को। तो भारत में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं ये जुनैद कमाल अहमद, और अभी इन्हीं को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, और वह एजेंसी है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इंग्लिश में बोलेंगे तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और उसका ये नेतृत्व करेंगे, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया उसका। वे विश्व बैंक के इतिहास में इस पद पर आने वाले दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं। उनसे पहले कौन आ चुके हैं? फैज चौधरी इस पद पर आने वाले पहले बांग्लादेशी थे। तो अभी तो आपको जुनैद का नाम याद रखना है। बाकी एसएससी के चेयरमैन कौन बने? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एस कुमार, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने डॉक्टर उन्नी कृष्णन, और एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में, और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। बढ़ते आगे। बताइए, एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा टीएस रामकृष्णन, और किनका स्थान लेंगे ये? दिनेश पांगटे का। वैसे एचपीसीएल के सीएमडी बन गए पुष्प कुमार जोशी, और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए अनंत नागेश्वरन, और इफ्को के नए चेयरमैन बन गए दिलीप संघानी। अच्छा, वैसे एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा संजीव कपूर। तो विमानन कंपनी है जेट एयरवेज, इसके नए सीईओ बन गए हैं संजीव कपूर। बाकी अभी विस्तारा एयरलाइन के नए अध्यक्ष बने थे विनोद कन्नन नाम है। इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे राहुल भाटिया, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी बने राजीव बंसल नाम है। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए, ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ कौन बने थे? बताइए आप। हम बढ़ते आगे। बताइए, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? विद्या बालन। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर का नाम याद रखना विद्या बालन है। विद्या बालन से आपको याद आ जाएगा, भारतीय सेना ने कुछ समय पहले फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा था। और ये जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, इसके एमडी सीईओ कौन है? पराग राजा है। बाकी मनोज तिवारी का नाम याद है, खादी व बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी ये। एक तनिष्का कोटिया का नाम याद होगा, गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। पूछ लिया जा सकता है तनिष्का कोटिया का संबंध किससे है? चेस प्लेयर है ये। उसी तरह से अदिति अशोक का नाम भी याद रखो, हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। इनका संबंध है गोल्फ से, गोल्फर हैं ये।
और अभी ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उससे पहले ये उत्तराखंड के भी बने थे, उत्तराखंड के तो अक्षय कुमार भी बने हैं। और ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड्स 2021 भी मिला था ऋषभ पंत को। शाहरुख खान अभी थम्स अप के बने थे। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, SBI ने किसे डिजिटल बैंकिंग संचालन का उप प्रबंध निदेशक चुना है? तो आंसर होगा नितिन चुग को। नितिन चुग जानते हो, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO थे। चलो यहीं से आपका एक प्रश्न तैयार हो गया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के वर्तमान में MD CEO कौन है। बाकी प्रश्न की बात करेंगे तो अभी SBI ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए नितिन चुग को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया है। बाकी NCERT के डायरेक्टर दिनेश कुमार सकलानी हैं। इसरो के भी 10वें प्रमुख S सोमनाथ बने थे, जो कि पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे, और अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बन गए डॉक्टर उन्नी कृष्णन। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन बने? संजीव मेहता। और फिक्की के डायरेक्टर जनरल भी बन गए, कौन? अरुण चावला। नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत T+1 स्टॉक सेटलमेंट को लागू करने वाला कौन सा देश बन गया? तो आंसर होगा दूसरा। तो चाइना के बाद जो भारत है, ये 25 फरवरी 2022 से T+1 स्टॉक सेटलमेंट शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। यहाँ पे T का मतलब हो गया ट्रेडिंग डे। इसको उदाहरण से मैंने आपको समझाया था, जैसे कि आप सोमवार है, मान लो आज सोमवार को शेयर खरीदते हो बेचते हो, मतलब सोमवार के दिन आपने ट्रेडिंग करी है, कोई शेयर खरीदा है, तो T+1 डे यानी कि एक तो वो ट्रेडिंग डे सोमवार और उसमें एक और दिन जोड़ दो यानी कि मंगलवार। मंगलवार को वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, सोमवार को नहीं आएगा। सेटलमेंट होने के लिए T+1 डे अब लगा करेगा। अभी तक ये टाइम लगता था T+2 डेज, यानी कि अगर सोमवार को आप शेयर खरीद रहे हो तो आपके डीमेट अकाउंट में वो बुधवार को आता था, लेकिन अब मंगलवार को आएगा क्योंकि T+1 डे लगा करेगा। डीमेट अकाउंट मैंने अभी आपको बोला, डीमेट अकाउंट क्या होता है? ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें आप शेयर्स को रखते हो, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होता है वहाँ पे आप पैसे को रखते हो, तो यहाँ पे डीमेट अकाउंट में शेयर्स वगैरह को रखते हो। ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 120वें स्थान पे। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है कि 2030 के जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं जिनको पूरा करना है 2030 तक, कितने गोल्स हैं? 17। तो उस मामले में किस देश ने कितना काम किया है, उसी के अनुसार ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें भारत 120वें स्थान पर है और टॉप पे है फिनलैंड। वहीं भारत में बात करते हैं तो राज्यों की कैटेगरी में टॉप पे है केरल और सबसे लास्ट पे चल रहे झारखंड और बिहार। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। तो भारत में अगर बात करोगे तो 2021 में अरबपतियों की संख्या 11% से बढ़ी है और इस तरह से भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे US है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे है भारत। और भारत में भी सबसे ज्यादा कहां पे बढ़ी है? तो बेंगलुरु में। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में 60 मिलियन से ज्यादा डीमेट खातों की पंजीकृत करने वाला पहला डिपॉजिटरी बन गया, कौन सा? CDSL। तो 1 मार्च 2022 को CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ने यह घोषणा की है कि अब उसके पास 6 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डीमेट्स अकाउंट है। डीमेट अकाउंट मैंने बताया था जिसमें आप शेयर मार्केट में जो आप शेयर खरीदते हो बेचते हो तो उसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ये वही डीमेट अकाउंट है जहां पे आप शेयर्स वगैरह को रखते हो। तो CDSL याद रखना, इसके अध्यक्ष हैं BV चोबल। बताइए, उंग लिल ओरुवन ये किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है जिसे अभी लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। उन्हीं की आत्मकथा है ये उंग लिल ओरुवन। इसका मतलब हो गया वन अमंग्स यू, तुम सब में से ही एक, जिसे अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉन्च किया। तो ये इनकी आत्मकथा, ये इसका पहला पार्ट है जिसमें उन्होंने 1976 तक के 23 वर्षों के बारे में बताया है। तो ये उनकी आत्मकथा का पहला पार्ट है जिसमें उन्होंने 1976 तक मतलब उनके जीवन के शुरुआत के 23 वर्षों के बारे में बताया है। तो ये नाम याद रखना, बढ़ते आगे। बताइए, द मिलेनियल योगी नाम की बुक को किसने लिखा? दीपम चटर्जी ने। तो
तो भारतीय सेना के पूर्व कप्तान हैं दीपम चटर्जी, जिन्होंने ही अभी ये बुक लिखी है द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। और ये एक ऐसी पुस्तक है जो रहस्यवाद और संगीत को मिलाती है, जो पाठकों को जागृति की यात्रा पर ले जाती है। बाकी शांतनु गुप्ता द मॉन्क वू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी नाम की बुक लिखी थी। प्रियम गांधी मोदी अ नेशन टू प्रोटेक्ट बुक लिखी है। और सागरिका घोष ने अटल बिहारी जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम रखा था अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है किस बैंक ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी को लॉन्च किया, तो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की। और ये बैंक खाता खोलने के लिए उड़ीसा के लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थापना होती है 16 सितंबर 1935 और हेडक्वार्टर इसका पुणे में है। अच्छा बताओ, अभी देश में सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल स्थापित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा बना था? एक्सिस बैंक। ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट को शुरू किया इंडसइंड बैंक ने। और पंजाब नेशनल बैंक के एमडीसीओ बने अतुल कुमार गोयल। तो ये नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा हुई थी 2021 में और अभी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो अगले 5 सालों के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। पर यह डिजिटल मिशन है, तो इसमें आधार कार्ड की तरह एक स्वास्थ्य खाता नंबर दिया जाएगा और उसी के आधार पर आपके स्वास्थ्य की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मतलब उस कार्ड में आपकी सारी रिपोर्ट होगी स्वास्थ्य से संबंधित। तो याद रखना, इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को, जिसके अध्यक्ष कौन है? RS शर्मा, राम सेवक शर्मा। और आपको याद होगा आयुष्मान भारत योजना के बारे में, वो शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। तो उस योजना में क्या है? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार दिया जाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करते हैं। आप तो बता दोगे कहाँ की है? ये राजस्थान की है। लेकिन पहले इसमें स्वास्थ्य बीमा था 5 लाख रुपए का, अभी बजट में इसे बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया। और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात करेंगे, इसे कहां से? वाराणसी उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया था 6 सालों के लिए। उद्देश्य क्या है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, जैसे हॉस्पिटल वगैरह, वेंटिलेटर वगैरह हो गए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने 17वें स्थापना दिवस पर नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया। वो क्या है? भविष्यो रक्षति रक्षितः। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अभी इसकी 17वीं वर्षगांठ पर इसका नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया गया, जो है भविष्यो रक्षति रक्षितः। मतलब भविष्य की रक्षा करनी है तो इनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो हैं। बाकी ये भी बताओ, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, ये किसका आदर्श वाक्य है? मोटो है ITBP का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। बलस्य मूलम विज्ञानम, ये DRDO का है। और जीवन पर्यंत कर्तव्य है BSF का। बढ़ते आगे। बताइए, 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का थीम राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो सूरजकुंड मेला ये एक शिल्प यानी कि क्राफ्ट का मेला है। कहाँ पे होगा? हरियाणा के फरीदाबाद में। और इसमें भागीदार देश तो है उज्बेकिस्तान और थीम राज्य है जम्मू कश्मीर। अच्छा, 45वां इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का आयोजन भी किया गया और इसमें थीम कंट्री कौन सा था? बांग्लादेश था, वो याद रखना। और मेले से एक पुष्कर मेला होता है, जो आप जानते हो अजमेर राजस्थान में होता है। एक पुष्कर फेस्टिवल भी होता है, वो होता है जम्मू कश्मीर में। ये भी कंफ्यूज कर सकता है, इसे भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, मार्च 2022 में इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन कहां पे करेगी? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो इंडियन एयरफोर्स अभी 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर में पोखरन रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति का संचालन करेगी और इसमें मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के टोटल 148 विमान पार्टिसिपेट करेंगे।
ये जो एक्सरसाइज वायु शक्ति है ये हर 3 साल में एक बार होती है। आयोजन करता है कौन? इंडियन एयरफोर्स। और इस बार इसमें राफेल राफेल भी पार्टिसिपेट करेगा। राफेल फ्रांस की डसोल्ट कंपनी से हमने लिया है। अच्छा, हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवल चीफ है आर हरि कुमार और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे और आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, आप बताओ, भारतीय नौसेना ने मिलन 2022 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे किया था? विशाखापत्तनम में, याद रखना वो भी। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किस आईआईटी ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है, तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर। तो अभी आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जाएगा। ये नैनो पार्टिकल कृषि उत्पादक में वृद्धि करते हुए फसलों के संक्रमण जोखिम को कम करने का काम करेंगे। अच्छा, आईआईटी से एक प्रश्न बनेगा अभी कि भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी कहाँ पे बनेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और अगर पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर अभी लॉन्च किया था, किस आईआईटी ने बनाया? आईआईटी दिल्ली ने। इसका नाम रखा है नासो 95। और अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा अभी एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ पे स्थापित किया गया? चंडीगढ़ में। और अभी आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर डेवलप किया था, उसका नाम है न्यू बोल्ट। और अभी दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने बनाया था? आईआईटी रोपड़ ने। इसको नाम दिया था यू ब्रीथ लाइफ। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किस देश के पूर्व क्रिकेटर शैन वॉर्न का निधन हो गया? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर थे शैन वॉर्न। अभी 52 ईयर की उम्र में इनका थाईलैंड में निधन हो गया हार्ट अटैक के कारण। ये स्पिनर थे और 700 से ज़्यादा विकेट लेने वाले ये दुनिया के दूसरे बॉलर थे। पहले कौन थे? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। और पहला जो आईपीएल जीता था राजस्थान रॉयल ने, उस समय उस टीम के कप्तान थे शैन वॉर्न। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेरात महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो एक्चुअली में महाशिवरात्रि को ही जम्मू कश्मीर में हेरात या हरा या शिव की रात के रूप में मनाया जाता है। कश्मीरी पंडितों के द्वारा इसको मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है ये भगवान शिव और देवी उमा यानी कि देवी पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक है। अभी इसको 28 फरवरी 2022 को मनाया गया था। सिंपल सा याद रखो, हेरात महोत्सव, इसका संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। आपको याद होगा जिस तरह से हमने कहा ना महाशिवरात्रि हम मनाते हैं तो वहाँ पे उसे क्या कहते हैं? हेरात महोत्सव के दिया। उसी तरह से हमारे यहाँ पे करवा चौथ मनाते हैं और उसी को वहाँ पे या उसी के रूप को आप कह दीजिए कंचोथ महोत्सव के रूप में मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। पढ़ा था डेली करंट अफेयर्स में हम लोगों ने। अच्छा, कुछ और महोत्सव मैं आपको बताता हूँ। एक तो हरेला और हरेली में काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है और हरेली है छत्तीसगढ़ का। एक पुष्कर महोत्सव भी होता है और पुष्कर मेला तो आप जानते ही हो राजस्थान में लगता है। पुष्कर महोत्सव ये होता है जम्मू कश्मीर में। बथुकम्मा महोत्सव आपसे पूछेंगे जो कि एक तरह का फूलों का त्यौहार है, ये तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। सिग्मो महोत्सव ये होता है गोवा में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हीरो मोटोकॉर्प ने किस नाम से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड शुरू किया? तो आंसर होगा वीडा। तो अभी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी और सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड वीडा शुरू किया है। वीडा का मतलब होता है जीवन। और हीरो मोटोकॉर्प के जो चेयरमैन और सीईओ हैं डॉक्टर पवन मुंजाल, उन्होंने अभी दुबई में वीडा ब्रांड को लॉन्च किया। इसके संस्थापक हैं ब्रजमोहन लाल मुंजाल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन पंजीकृत में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा था, तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? तो आंसर होगा गुजरात की केवड़िया। केवड़िया कौन सी? जहाँ पे आपको मिलेगी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी की स्टेच्यू है वो। किस द्वीप पर है? साधु बेट द्वीप पर है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। वास्तुकार भी याद रखो, रामवी सुतार है। अब दो स्टेचू आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। स्टेच्यू ऑफ पीस कहां पर है और अभी स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी कहां पे स्थापित की गई? अच्छा, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहां पर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खुला? गुरुग्राम में। ये भी याद रखो। बढ़ते हैं आगे। बताइए, किस राज्य ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुथलवन ये योजना शुरू की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन? M.K. स्टालिन। अभी उन्होंने देश में छात्रों के लिए महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य क्या है? सालाना 10 लाख युवाओं के शैक्षिक कौशल, ज्ञान, प्रतिभा और दक्षता को तेज करना। ये जो मतलब हो गया ना इसका, नान मुथलवन, इसका मतलब अर्थ होता है क्या? मैं पहला था। अच्छा, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं। गवर्नर है R.N. रवि। मीनाक्षी मंदिर आपको तमिलनाडु में मदुरै में ही मिलेगा। मीनाक्षी मंदिर आपने कई बार एग्जाम में सुना होगा, तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। और सबरीमाला मंदिर आपको मिलेगा केरल में। और कोणार्क सूर्य मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा में। तमिलनाडु का भी 38वां जिला बना था मयिलादुथुरई। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में ही है, याद रखना। ये बढ़ते हैं आगे। बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलता फिरता शोरूम को लॉन्च किया। किसने? टाटा मोटर्स ने। तो चलते फिरते मोबाइल शोरूम का मतलब है कंपनी है वो एक वाहन को अपने शोरूम के स्टाइल में डिजाइन करेगी और फिर उसे लेकर ग्रामीण भारत के इलाकों में पहुंचेगी। तो टाटा मोटर ये अनुभव स्कीम के तहत 103 वाहनों पर ऐसे चलते फिरते शोरूम तैयार कर रही है और फिर ये शोरूम अलग अलग ग्रामीण भारत में टाटा मोटर्स के ब्रांड को लेकर के जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे। टाटा मोटर्स इसका सही उत्तर है।